प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जो पिछला वीडियो था वो तकनीकी खामी की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो आज का जो ऑनलाइन लेक्चर है हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें छोड़ा था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे, जो थर्ड रूल है वो हमने डिस्कस कर लिया था। जो फोर्थ रूल है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस प्रकार के अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो जुड़े हुए परमाणु केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के साथ बंध कोण का मान क्या होता है? बंध कोण का मान घटता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बंध कोण का मान किसमें होगा? यहाँ पे देखिए फास्फोरस है, फास्फोरस ट्राईआइडाइड है, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि फास्फोराइड की विद्युत ऋणता कम है, तो इसके घर्षण ज्यादा लगेगा, बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका होगा? Pi3 का, फिर उसके बाद में PbR3 का होगा, फिर PCl3। ठीक है, और उसके बाद में PF3 में बंध कोण का मान सबसे कम होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो बॉन्ड एंगल का हमने क्रम देखा, बॉन्ड एंगल बॉर्डर सबसे अधिक फास्फोरस जो ट्राईआइडाइड है उसमें बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा और सबसे कम PF3 में होगा। रीजन स्पष्ट है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बॉन्ड पेयर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड पेयर और पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण है उसका मान कम हो जाता है। हम ये प्रतिकर्षण की तुलना करेंगे क्योंकि लगने वाला जो प्रतिकर्षण है उनका मान लगभग समान है, इसलिए जो फास्फोरस का ट्राईआइडाइड है उसमें बंध कोण का मान सबसे अधिक है, फिर ट्राईब्रोमाइड में है, ट्राईफ्लोराइड में है, और सबसे कम फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड में। तो ये बात क्लियर हुई। जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, कि केंद्रीय परमाणु के साथ में अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हुआ है और विद्युत ऋणी परमाणु की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के साथ में जो बंध युग्म है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे बंध युग्म के बीच में दूरी अधिक हो जाती है और उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिसके स्वरूप क्या होता है? बंध कोण का मान घट जाता है, जैसा कि हमने फास्फोरस के ट्राईहैलाइड्स के केस में देखा। ठीक है, अगला रूल देखिए, रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है कि जो सेकेंड आवर है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड और जो सब्सिक्वेंट पीरियड है, थर्ड और फोर्थ जो पीरियड है, उनके जो कंपाउंड्स हैं, यानी जो सेकेंड पीरियड, जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन सेकेंड में है, अगर हम H2O की बात करें, और यहाँ पे देखिए सल्फर थर्ड में है, H2S। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम है जैसे H2S। तो यहाँ पे बंध कोण का मान अधिक होता है, 104 डिग्री, लगभग 104.5 डिग्री होता है, और H2S के केस में बंध कोण का मान लगभग 92 डिग्री प्राप्त होता है। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, एटम हैं, उनमें जो लोन पेयर है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उनके द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है?
कम होता है, और जो थर्ड और फोर्थ हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मध्य प्रतिकर्षण कम होता है। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं हम डायग्राम बना करके। देखिए ये H2S है, यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, यहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर है, ऐसे ही ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो इसके दो तीन रीजन हम बताएंगे। इसका रीजन कारण क्या है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान 104.5 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का मान 92 डिग्री है। इसका पहला कारण तो क्या है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक छोटा परमाणु है, सल्फर कंपैरेटिवली क्या है, बड़ा परमाणु है। तो यहाँ पे ये छोटा परमाणु है, साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है केंद्रीय परमाणु की। तो ये जो लोन पेयर है वो नाभिक के ज्यादा आकर्षण में होंगे। जब नाभिक के ज्यादा आकर्षण में होते हैं तो क्या होगा, इनके द्वारा जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो कम लगेगा, यानी ये प्रतिकर्षण जो है वो कम लगेगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, साथ में सल्फर एक बड़ा एटम है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इसके नाभिक का आकर्षण प्रभाव कम लगेगा। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये ज्यादा स्पेस कवर की होती है, डिफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये प्रतिकर्षण प्रभाव इस बॉन्ड युग्म पे ज्यादा लगेगा। साथ में लोन पेयर के मध्य भी प्रतिकर्षण अधिक लगेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण कम लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंध युग्म का मान घट जाता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O में बंध कोण का मान अधिक है H2S से, जबकि दोनों ही केस में जो केंद्रीय परमाणु है वो एक ही ग्रुप से संबंधित है, ऑक्सीजन सल्फर ये सारे दोनों जो है एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में चूंकि केंद्रीय परमाणु एक ही ग्रुप से संबंधित है, लेकिन जो द्वितीय ऑक्सीजन द्वितीय आवर्त से संबंधित होने के कारण इसका जो आकार है वो कम होता है, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर है वो एक दूसरे की ज्यादा ऑक्सीजन के नजदीक होंगे, इसकी वजह से इनके बीच का गैप कम होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। साथ में जो लोन पेयर है इनके द्वारा जो आरोपित प्रतिकर्षण प्रभाव है वो भी कम लगता है, क्योंकि ये कम डिफ्यूज होते हैं। जबकि H2S के केस में क्या है, जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी है, साथ में तो सल्फर और जो हाइड्रोजन है दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें इतना अधिक अंतर नहीं है, इसलिए ये जो बंध कोण है इनके बीच में पर्याप्त डिस्टेंस होता है, और ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है उसका मान कम होता है। साथ में ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है ज्यादा डिफ्यूज होने की वजह से वो ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंध कोण का मान घट जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये VSEPR सिद्धांत हमने 5 नियमों के माध्यम से हमने डिस्कस किया है 1 बाय 1 करके, और ये चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक यौगिकों का जो ज्यामिति है उसका त्रिविम ज्यामिति हम ये कहें कि उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको समझाने में ये जो सिद्धांत है वो काफी कुछ सफल रहा है। उसके बाद में देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस देखिए पहला लिमिटेशन तो इसमें यही है कि जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे H2O के बारे में हमने बात की कि H2O है उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार की होगी, उसकी जो त्रिविम में ज्यामिति किस प्रकार की होगी, बंध कोण किस प्रकार के होंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो सम्मिलित प्रभाव है उसकी वजह से जो ज्यामिति विरूपित होती है, विरूपित ज्यामिति किस प्रकार की होगी। लेकिन अगर सेम प्रिंसिपल को, सेम चीजों को हम Li2O जिस प्रकार के अणुओं पर लागू करें जो कि बहुत ही अधिक पोलर प्रकार के हैं, ये Li2O क्या है, बहुत अधिक पोलर है, तो इस प्रकार के अणुओं की ज्यामिति को हम VSEPR सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते। दूसरा देखिए जो
डीलोकलाइजेशन होता है, पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होता है जिन कंपाउंड्स में, उनकी ज्यामिति की व्याख्या भी VSEPR सिद्धांत की सहायता से नहीं की जा सकती है। तीसरा देखिए, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्यामिति की व्याख्या भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत की सहायता से नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो 4 रूल है, ये 4 रूल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये VSEPR सिद्धांत की कुछ कमियां हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में ये VSEPR सिद्धांत यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।